तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग जो वेक्टर्स का लेक्चर का हम लोग कुछ सवाल कर रहे थे क्रॉस प्रोडक्ट में, उसी को और आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम आपको बोले थे कि कुछ सवाल बच गया था बाबू, और एक आखिरी चीज वेक्टर में जिसको हम लोग बोलते हैं लमीज थ्योरम, वो बच गया था। आज उसको पूरा रूप से खत्म कर देंगे। ठीक, तो डायरेक्टली हम उतना समय बर्बाद नहीं करेंगे आपका, डायरेक्टली हम सवाल पे आएंगे कि सवाल आपके सामने में दिया हुआ, आपको सवाल को अटेम्प्ट करना है। आपको हम पहले बोल दिए थे कि कुछ सब्जेक्टिव सवाल हम आपको करा दिए, अभी जो सिलसिला चल रहा है वो ऑब्जेक्टिव सवाल का चल रहा है। सवाल ये है कि क्या कि इफ ए वेक्टर्स एंड बी वेक्टर्स आर टू वेक्टर्स, ए वेक्टर्स और बी वेक्टर दो वेक्टर्स है, इस तरह से कि थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। ठीक, अरिया अब आगे बोल रहे हैं कि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, देन आपको फाइंड करना है थीटा का वैल्यू। पहला ऑप्शन 30 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 45 डिग्री और फिर 90 डिग्री क्या होगा। ठीक, तो आप भी पॉज करके ट्राई कीजिएगा, हम आपके सामने यहां पर अटेम्प्ट कर रहे हैं। देखिए हमको दिया हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक, मतलब मेरा मेन कंपैरिजन जो है ये मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी और मैग्नीट्यूड ए डॉट बी का है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड का है मतलब डायरेक्शन का कोई लोचा अपना है नहीं, डायरेक्ट मैग्नीट्यूड लिख दे रहा है। अगर हम आपसे सिंपली पूछेंगे ए क्रॉस बी वेक्टर का मतलब क्या होता है, तो आप बोलिएगा सर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू का सर साइन थीटा। बढ़िया, अच्छा √3। अगर हम आपसे पूछेंगे ए डॉट बी वेक्टर कितना होता है, तो आप बोलिएगा सर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू का एंगल बिटवीन देम में कॉस थीटा। क्यों? कि सर हमको पता है ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा होता है और ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा होता है। ए भाई साहब से ए भाई साहब चले गए, बी भाई साहब से बी भाई साहब चले गए, यहां पर इक्वेशन बन गया साइन थीटा बराबर √3 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा। आई होप कि आपको बात समझ में आ रहा होगा। साइन थीटा बराबर √3 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा। कॉस थीटा को जैसे ही लेकर नीचे आएंगे तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा, एंड यू नो डेट कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा इज नथिंग बट टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर √3 हो गया। अब आपको पता है कि टेन थीटा बराबर √3 कब होता है, क्लास 10 का बच्चा से पूछेगा तो बता देगा सर टेन थीटा बराबर √3 कब होता है, जब थीटा का वैल्यू आपका 60 डिग्री होता है, और थीटा ही तो है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। देखिए ना, खुद सवाल बड़ा बोल रहा है कि थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर्स एंड बी वेक्टर, मतलब बिटवीन देम। तो आपका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा सर, फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी ऑप्शन 60 डिग्री इज आवर फाइनल आंसर। तो काफी आसान सवाल था, बट जिनसे नहीं हुआ प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सवाल इतना सा है क्या कि आपको पता करना है वैल्यू किसका, द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये क्रॉस नहीं है बाबू, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस में ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का वैल्यू क्या होगा। फिर से बोल रहे हैं आपको किसका वैल्यू पता करना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और क्रॉस में ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर। पहला ऑप्शन 0 दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर दिया हुआ है, तीसरा ऑप्शन बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर दिया, और चौथा ऑप्शन 2 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर दिया हुआ है। आपको सवाल को पॉज करना है, खुद से अटेम्प्ट करना है, उसके बाद ही आपको सॉल्यूशंस को देखना है। ठीक, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं करना, आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। सवाल यह है कि सवाल पहले लिख लीजिए, सवाल क्या दिया हुआ। सवाल दिया हुआ है कि आपको इसका वैल्यू निकालना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और क्रॉस में ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर। ठीक, चलिए समझते हैं। सिंपल सी एक लॉजिक वाली बात हमको पता है कि सर सब जब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये वाला एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, खत्म। उसके बाद फिर प्लस डाल के फिर ये वाला एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और एक वाला ये वाला एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। वही काम हम लोग करेंगे, ध्यान दीजिएगा। दिस इंटू दिस, तो आप बोलिएगा सर ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, बढ़िया बात है सर। प्लस दिस इंटू दिस, तो आप बोलिएगा सर माइनस का, काहे कि प्लस माइनस माइनस, माइनस का ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। आई होप कि आपको बात समझ में आ रहा होगा। हम क्या बोले, दिस इंटू दिस मतलब ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, दिस इंटू दिस तो प्लस माइनस माइनस और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। चलिए इसके साथ चलते हैं, तो प्लस में बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये बात क्लियर है।
दिस इंटू दिस मतलब बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक, और दिस इंटू दिस मतलब प्लस माइनस माइनस, तो माइनस टाइम्स में बी वेक्टर क्रॉस, रियली सॉरी, बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप हमको बताइए, अगर हम आपसे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको याद दिलाए जो आपको पढ़ाए थे, आई कैप क्रॉस आई कैप क्या होता था, तो आप बोलते थे सर जीरो। आपको याद आ रहा है क्या होता था? आई कैप क्रॉस आई कैप क्या होता था? जीरो। हम आपसे पूछते थे कि सर क्यों जीरो हो गया, तो आप बोलते थे सर आई कैप और फिर से आई कैप, इसका मतलब दोनों के बीच में अगर सेम टाइप का वेक्टर्स हो तो दोनों के बीच में थीटा क्या है सर? थीटा है जीरो। और हम अगर थीटा जीरो है तो हमको पता है कि सर साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो आपको पता है जीरो। क्यों? क्रॉस में साइन थीटा का यूज आता है, और चूंकि दोनों के बीच में थीटा जीरो होता है, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट साइन थीटा जीरो हो जाएगा। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको हम बताए थे, ठीक। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा बाबू, तो ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ध्यान दीजिएगा, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्या हो जाएगा, तो आपको पता है कि सर ये जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा? काहे कि सर दोनों सेम वेक्टर है, इसका मतलब चाहे अगर उल्टा है तो 180 डिग्री होगा एंगल, और अगर सेम डायरेक्शन में है तो थीटा कितना होगा? 0 डिग्री होगा। तो चाहे एंगल 0 डिग्री हो, चाहे एंगल 180 डिग्री हो, दोनों केस में तो साइन थीटा 0 आने वाला है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इसका जो भी वैल्यू आएगा वो 0 आ जाएगा। एक बात समझ में आया? सिंपली आप समझिए कि दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, दैट इज द रीजन कि ये क्रॉस 0 हो जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट बी क्रॉस बी क्या हो जाएगा सर? आप बोल दीजिएगा सर 0। क्यों 0 हो गया बाबू? इसलिए 0 हो गया काहे कि दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। और आपको पता है बी क्रॉस बी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा, और जैसे ही थीटा 0 रखेंगे तो साइन 0 का वैल्यू 0 हो जाता है, तो बाय डिफॉल्ट ये 0 होगा, वरना बहुत बच्चा को डायरेक्टली पता चल भी गया होगा, ठीक। तो फाइनल कंक्लूजन क्या आ गया? पहला वाला तो 0 हो गया, ये हो गया माइनस का ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अच्छा, और ये हो जाएगा प्लस का बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, बाकी सब तो 0, ठीक, वो बोला भी 0। अच्छा, आपको एक बात पता है क्रॉस प्रोडक्ट के केस में कि सर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को हम लोग माइनस टाइम्स ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर लिख सकते हैं। बोलिएगा बोलिएगा, पता है आपको? सर आपको पता है कि सर इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड बराबर होता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट चूंकि आंसर वेक्टर आता है तो इसका जो डायरेक्शन होता है सर, इसका डायरेक्शन के उल्टा होता है, दैट इज द रीजन हम लोग माइनस यहां पर रिप्लेस करते हैं। तो आप बताइए, अगर हम इसके बारे में सोचेंगे, अगर हम इसके बारे में सोचेंगे तो इसको उल्टा ऐसे कर देंगे, इसको अगर हम जैसे ही उल्टा करेंगे तो आप बोलिएगा सर तो फिर तो अगर पहले से निगेटिव है तो उल्टा करोगे तो पॉजिटिव आ जाना चाहिए। तो हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, ये वाला को माइनस का ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? और इसको तो ऐसे ही रहने दो, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, कोई दिक्कत? अरे बाबू, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर को अगर हम उल्टा करेंगे तो माइनस का ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ जाता है, ऐसे सोचो, या माइनस का ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को उल्टा करेंगे तो प्लस का बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ बी क्रॉस ए, और इससे हम एक डेटा लेते थे क्या कि सर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन उल्टा होगा, तो ये माइनस जो है बस डायरेक्शन को बताता है, तो हम क्रॉस ए को उल्टा कर दिए, खत्म, ठीक। अब देखिए यहां पर भी बी क्रॉस है और यहां पर भी बी क्रॉस है, तो आपको फाइनली क्या मिल जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, और ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। और आई थिंक ऑप्शन नंबर डी में आपका आंसर है 2 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, जो कि आपका फाइनल आंसर है, ठीक। तो कॉन्सेप्ट, इसमें 2 कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हुआ। पहला कॉन्सेप्ट कि ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर मतलब 2 सेम वेक्टर के बीच में जब भी क्रॉस लेते हैं देन आंसर कम्स आउट टू बी 0, और दूसरा बात ये कॉन्सेप्ट हुआ कि ए क्रॉस बी को माइनस टाइम्स ऑफ बी क्रॉस ए हम लोग लिख सकते हैं, तो उसके बेसिस पे हम इस चीज को सॉल्व किए हैं। आई होप कि आपको बात समझ में आया होगा, ठीक। तो जिनसे नहीं हुआ प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। सवाल इतना सा है क्या कि ये कितना
मतलब बोल ही नहीं सकते, इतना एग्जाम्स में आया, इतना कॉम्पिटिटिव एम्स में आ चुका है, प्री मेडिकल टेस्ट में आ चुका है, AI ट्रिपल में आ चुका है। जितना भी सवाल आपको अभी तक हम करा रहे हैं, सब का सब सवाल कुछ ना कुछ कोई ना कोई एग्जाम में आ चुका है। ठीक, अब बार बार लिखना भूल जाता हूं मैं, इस वजह से नहीं लिख पाता हूं, लेकिन हर सवाल आपके किसी ना किसी एग्जाम में आया है। अगर वो IIT नीट में नहीं आया तो IIT BHU के एग्जाम में आया था। पहले BHU का एग्जाम अलग से हुआ करता था, रुड़की का एग्जाम अलग से हुआ करता था। तो जो भी कॉन्सेप्ट वगैरह अच्छा सवाल है वो आपको मैं करा दे रहा हूं। ठीक, सब का सब आपका एग्जाम में कोई ना कोई में आया हुआ है। ठीक, तो सवाल इतना सा है कि आपको बोल रहा है कि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर डॉट B वेक्टर, देन द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर प्लस B वेक्टर इज। फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर डॉट B वेक्टर, देन द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर प्लस B वेक्टर इज। पहला ऑप्शन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर। ठीक, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB बाय √3 टू दी होल पावर 1/2, मतलब रूट अंडर में। ठीक, दूसरा ऑप्शन है A प्लस B, तीसरा ऑप्शन है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस का √3 टाइम्स ऑफ AB टू दी होल पावर 1/2, और चौथा ऑप्शन है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस का AB टू दी होल पावर 1/2। ठीक, तो आप पॉज करके प्लीज ट्राई कीजिएगा, मैं बनाना शुरू कर रहा हूं। ठीक, समझिएगा बात को। हम पहले इस पे काम करते हैं ना, इस पे काम करते, इससे हम क्या पहुंच पाएंगे समझिएगा। A क्रॉस B को क्या हम लोग लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर इंटू का साइन थीटा। हम डायरेक्ट बार बार कितना मैग्नीट्यूड बनाएंगे, आप सिंपली लिख लें मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर इंटू का साइन थीटा बराबर √3 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू का कॉस थीटा। बढ़िया सर, AB से AB गया इधर, कॉस नीचे आ जाएगा तो ये आ गया टेन थीटा बराबर का √3। तो यहां से एक बात तो समझ में आ गया कि थीटा का वैल्यू 60 डिग्री आ गया। ठीक, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री अपना कैसे मदद करेगा, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री हमको यह बता रहा है कि A वेक्टर और B वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री है। ठीक, अब इस पे काम करते हैं, इसी का तो हमको मेनली वैल्यू निकालना है। तो समझिएगा बात को, हम इस पे काम करना चाह रहे हैं। ऐसा यहां से शुरू करते हैं, हमको इसका वैल्यू निकालना है। अगर हम आपसे एक छोटा सा बात पूछे, अगर हम आपसे एक छोटा सा बात पूछूं, समझिएगा बात को, आपसे हम पूछेंगे इसको क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर प्लस B वेक्टर क्या हो गया, कितना होगा? तो आप बोलिएगा सर आप हमसे क्या वही पूछना चाह रहे हैं कि रिजल्टेंट ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स। फिर से बोल रहा हूं, क्या आप हमसे वही बात पूछना चाह रहे हैं कि रिजल्टेंट ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स? हम बोलेंगे बिल्कुल बाबू। तो आप बोलिएगा सर मैग्नीट्यूड के लिए तो हम लोग डिफाइन करते हैं अंडर रूट में मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर इंटू एंगल बिटवीन देम वो भी कॉस में। ठीक है, फिर से हम आपको बोल रहे हैं कि सम ऑफ टू वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट आता है वो आता है अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस का 2AB cos थीटा। अच्छा, अगर एक छोटा सवाल, अगर यहां पर कल के दिन माइनस हो जाता तो आप बोलते हैं सर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर आप पढ़ाए थे ना, आप हमको बस ये बात बताए थे कि सर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में क्या कर रहे हैं, A वेक्टर के साथ माइनस का B वेक्टर का एडिशन कर रहे हैं, मतलब B वेक्टर का डायरेक्शन को उल्टा करके ऐड कर रहे हैं। तो कुछ फॉर्मूला में परिवर्तन नहीं आता था, बस एगो यहाँ 2AB cos थीटा था ना, यहां पर माइनस का 2AB cos थीटा आ जाता था। क्लियर है, बस रिवीजन करा दिए। चलिए, लेकिन सवाल तो अपना प्लस वाला है तो प्लस लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका वैल्यू निकालना, इस पे काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अंडर रूट में A वेक्टर का मैग्नीट्यूड A है, B का B ही है, प्लस का 2AB cos थीटा, cos कितना है, cos 60 डिग्री, थीटा कितना है बाबू 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस का 2AB cos 60 का वैल्यू कितना होता है? तो आप बोलिएगा सर 1/2, बढ़िया, 2 से 2 कट गया तो आंसर कम्स आउट टू बी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस का AB। ठीक, अंडर रूट है तो टू दी होल पावर 1/2 अपन कर सकते हैं। अंडर रूट को हटा के ऊपर में पावर 1/2 कर दिए, तो हमारा फाइनल आंसर आना चाहिए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस का AB टू दी होल पावर 1/2। और यही का तो वैल्यू हमको निकालना था। तो क्या हम देखिए ऑप्शन नंबर डी में ये बात लिखा हुआ है, बिल्कुल सर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस का AB टू दी होल पावर 1/2। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली, हमारा आंसर आ गया। क्लियर है बात? आई होप कि आपको बात समझ में आया होगा। ठीक, चलिए
नेक्स्ट सवाल और आखिरी सवाल जो रहेगा, आपको जेईई एडवांस 2018 का अच्छा आया हुआ सवाल है, वो कराते हैं। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, सवाल आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ये सवाल आपको जेईई एडवांस 2018 में आया है। सवाल क्या है मैं पढ़ देता हूं आपके लिए, ठीक। अच्छा, सवाल है कि टू वेक्टर्स ए वेक्टर्स एंड बी वेक्टर्स, दो वेक्टर्स है ए वेक्टर्स और बी वेक्टर, और इस तरह से डिफाइन किया गया है कि ए वेक्टर्स बराबर स्मॉल ए आई कैप लिखा हुआ है और बी वेक्टर्स बराबर स्मॉल ए और ब्रैकेट में कॉस ओमेगा टी, डब्लू को हम लोग ओमेगा पढ़ते हैं, सर्कुलर मोशन में आपको ये बात बताया जाएगा। आप फिलहाल अभी समझिए कि इसको हम डब्लू पढ़ रहे हैं, ठीक है। ए ब्रैकेट में कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप वेयर ए इज ए कांस्टेंट, और सवाल वाला बोल रहा है कि छोटू वाला जो ए है ना वो कांस्टेंट है, ठीक। एंड ओमेगा का वैल्यू दिया हुआ है π/6 रेडियन पर सेकेंड। मेजरमेंट है एक तरह का, सर्कल में घूमने का मेजरमेंट होता है। अभी आप इतना ही समझिए, ठीक। आप इतना इस डेटा से निकालिए कि ओमेगा बराबर π/6 दिया हुआ है, ठीक। आगे अगर आपको बोला है इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर्स प्लस बी वेक्टर्स बराबर √3 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर, ठीक। मतलब सम ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ सब्ट्रैक्शंस ऑफ टू वेक्टर एट टी बराबर टॉ, इसको पढ़ते हैं टी और टॉ, ठीक है, इसको टॉ पढ़ते हैं। बोल रहा है कोई टी टाइम पे ऐसा सिचुएशंस क्रिएट हो रहा है, ठीक। तो आपको बोल रहा है कि वही पहली बार ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, तो उसी टी टाइम का वैल्यू आपको निकालना है कि कब इस तरह का सिचुएशन क्रिएट हो रहा होगा, और आंसर शुड बी इन सेकेंड। और यहां पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ। ये सवाल जो है ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। इंटीजर टाइप क्वेश्चंस क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। इंटीजर टाइप क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपका आंसर इंटीजर्स आएगा। कहने का मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसी में से कोई आंसर आएगा, ठीक। पॉजिटिव इंटीजर्स में आपका आंसर आएगा, ठीक। तो आंसर चाहे 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 5 6 7 8 9 इतने तक में कोई अपना आंसर होगा, ठीक। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अपना जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं सर उसी को समझेंगे, सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि आपको डिटेल तरीका से हम बताएं इस सवाल को, समझिएगा आराम से बात को। आपको अगर ट्राई करना है, अटेम्प्ट करना है तो आप जरूर करें, ठीक। अगर नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इस सवाल को हम कैसे बना रहे हैं, ठीक। हम बनाने के लिए तो पटाख से बना सकते हैं, कोई दिक्कत, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको पूरा एक फील के साथ बताया जाए कि एग्जैक्टली करना क्या, और बढ़िया से कॉन्सेप्ट वगैरह का समझाया जाए। अगर हम आपसे पूछेंगे ए वेक्टर कितना दिया हुआ है तो आप बोलिएगा सर ए वेक्टर बराबर स्मॉल ए आई कैप। स्मॉल ए आई कैप का सिंपल सा मतलब है कि ए वेक्टर वाई एक्सिस की तरफ नहीं है, काहे कि जे कैप नहीं है, वाई एक्सिस ए वेक्टर जो है वो जेड एक्सिस की तरफ नहीं है। क्यों सर? क्या है कि के कैप नहीं है, इसका मतलब जो ए वेक्टर है वो सारा का सारा वेक्टर एक्स एक्सिस की तरफ है। अगर हम बोलेंगे कि लेट से इस तरह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाएंगे तो आप बोलिएगा सर ए वेक्टर जो है ये वाला है, ए वेक्टर जो है ये वाला है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है सर वो स्मॉल ए है। खत्म बात, क्लियर है बात। हम फिर से बोल रहे हैं ये वाला हमारा ए वेक्टर है एक्स एक्सिस की तरफ, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ए है, स्मॉल ए, ठीक। अच्छा, बी वेक्टर दिया हुआ है कि ए कॉस ब्रैकेट में कॉस ओमेगा टी और प्लस बी साइन ओमेगा टी जे कैप। तो चलिए बी वेक्टर पर थोड़ा सा काम करते हैं। बी वेक्टर बराबर क्या लिखा हुआ है, ए ब्रैकेट में है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बोलिएगा सर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस का ए साइन ओमेगा टी जे कैप। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक बात समझ में आ गया। तो बी वेक्टर का अगर हम बात करेंगे तो बी वेक्टर का कंपोनेंट एक्स एक्सिस की तरफ भी है और बी वेक्टर का कंपोनेंट वाई एक्सिस की तरफ भी है, जेड एक्सिस की तरफ नहीं है। तो अगर हम आपसे एक छोटा सा बात करेंगे, ये हमारा प्यारा सा एक्स एक्सिस और ये हमारा प्यारा सा वाई एक्सिस, ठीक। ये हमारा प्यारा सा एक्स एक्सिस था और ये हमारा प्यारा सा वाई एक्सिस था। तो बी वेक्टर को अगर हम बोलेंगे तो लेट से कि सर ये बी वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड ए है, और ये जो एंगल है दोनों में ओमेगा टी सेम आ रहा है। आप इसको ऐसे समझो ना, आप इसको ऐसे समझो, ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप।
कोई दिक्कत? तो आप बोलिएगा सर बी वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड तो दोनों जगह ए ही है, लेकिन एक बार कॉस थीटा के साथ बना रहा है, एक बार साइन थीटा के साथ बना रहा है। इसका मतलब बी वेक्टर जो मैग्नीट्यूड ए है और ये जो है थीटा के साथ इस तरह से बना रहा होगा। तो आप बोलिएगा कि बी वेक्टर को क्या लिखेंगे, ए, इसका कंपोनेंट ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। ठीक, तो लेकिन थीटा नहीं ना है, सवाल भी तो फील कराने के लिए आपको दिए थे, थीटा नहीं है, क्या है, ओमेगा टी। तो ये एंगल कितना हो गया, ओमेगा टी। कोई दिक्कत? बात समझ में आ गया। अब आप बी वेक्टर को बोलिएगा तो आप बी वेक्टर बोलिएगा सर ये वाला हमारा बी वेक्टर है और आई कैप मतलब एक्स एक्सिस की तरफ कितना है, ए कॉस ओमेगा टी आई कैप, और वाई एक्सिस की तरफ ए साइन ओमेगा टी जे कैप। क्लियर है बात? तो अगर हम इस दोनों को कंपाइल करके एक छोटा सा डायग्राम, आप इसको बना जरूर लीजिएगा, मैं इसको मिटाऊंगा कि हमारे पास स्पेस की थोड़ी कमी है, आप इसको बना जरूर लीजिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक, अब जब दोनों को कंपाइल करके हम बनाएंगे तो देखिए डायग्राम कैसा बनता है। आपको पूरा फील कराना इसलिए एक एक चीज को मैं लिख रहा हूं, ठीक है, वरना मैं डायरेक्टली भी कर सकता था, उससे ज्यादा आपका फायदा नहीं होता है ना, इस वजह से। तो अभी तक जो हम मुद्दा निकाले वो मुद्दा क्या है, उस बात को समझते हैं। मुद्दा ये है अपना, देखिएगा, मुद्दा ये है अपना कि सर हम क्या किए, इस तरह से बनाए और हम बोले कि सर इधर की तरफ एक ए वेक्टर है, इधर की तरफ एक ए वेक्टर है और जिसका मैग्नीट्यूड है ए। ठीक, अच्छा, और इधर की तरफ एक बी वेक्टर है सर और उसका भी मैग्नीट्यूड है ए, और एंगल जो है, एंगल है सर कितना, ओमेगा टी। तो एंगल जो है ओमेगा टी, दोनों को एक साथ कंपाइल कर दिए। ठीक, अब बोलिए ए वेक्टर ए आई कैप बिल्कुल सर एक्स एक्सिस की तरफ है। अगर हम इधर का साइड को एक्स एक्सिस मान रहे हैं और इधर का साइड को अगर हम वाई एक्सिस मान रहे हैं, तो ए वेक्टर क्या है सर, ए आई कैप, बिल्कुल सर ये लो, कोई दिक्कत नहीं। बी वेक्टर क्या है सर, ए कॉस ओमेगा टी आई कैप, ए साइन ओमेगा टी आई कैप, तो बी वेक्टर ये वाला है। ठीक, खत्म। आगे अब सवाल पे पहुंचते हैं। सवाल वाला बोल रहा है कि ऐसा सिचुएशन है, कोई बात नहीं, अपन लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सवाल वाला क्या हमको बोल रहा है, सवाल वाला बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर √3 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर्स माइनस का बी वेक्टर। ठीक, मतलब सवाल वाला आपको ये चेक करना चाह रहा है क्या सम ऑफ टू वेक्टर्स का आपको रिजल्टेंट लिखने आता है, क्या सब्ट्रैक्शन मतलब डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर का आपको रिजल्टेंट निकले आता है। मेरा बच्चा बोलेगा बिल्कुल सर, सब बात रटा हुआ है। आप बताइए क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप बोलिएगा बिल्कुल सर, अंडर रूट में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना है ए, तो ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, बिल्कुल सर वो भी ए ही है, तो ए का स्क्वायर प्लस का 2a मतलब ए स्क्वायर इंटू का कॉस थीटा, कॉस कितना है ओमेगा टी, तो कॉस ओमेगा टी। प्लीज 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 मेरे बाबू बताओ ये समझ में आया। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए है तो ए लिखे, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर ए है तो ए लिखे, प्लस का 2 इंटू ए इंटू कॉस थीटा, थीटा क्या है ओमेगा टी, तो कॉस की जगह ओमेगा टी, ए इंटू ए स्क्वायर, खत्म। आगे इसको लिख रहे हैं यहां पर √3। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या होता है, तो आप बोलिएगा सर अंडर रूट में बस कुछ नहीं होता है सर, इसी फॉर्मूला में यहां प्लस के जगह जो है ना माइनस आ जाता, और कुछ फर्क नहीं होता है। आपसे अगर हम पूछेंगे सम ऑफ टू वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, तो आप बोलिएगा सर अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस थीटा, और डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर का रिजल्टेंट कितना आता है, तो आप बोलिएगा सर अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab कॉस थीटा। आप नोट्स जाके देखिएगा, सब बात आपको क्लियर हो जाएगा। तो हम यहां से लिख रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो वापस से सर ए ही, तो ए स्क्वायर, बी वेक्टर तो वापस से बी ही, सॉरी बी नहीं स्मॉल ए, काहे कि उसका मैग्नीट्यूड भी ना ए है, ए स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू कॉस ओमेगा टी, थीटा क्या है ओमेगा टी, तो कॉस ओमेगा टी। आई होप कि आपको बात समझ में आ रहा होगा। क्लियर है मेरा बात, हम क्या बोल रहे हैं, हम डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर क्या लिखे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों का मैग्नीट्यूड ए ही मैग्नीट्यूड है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab कॉस ओमेगा टी। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें अगर आप ध्यान से देखिएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर और यहां पर भी 2a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर अगर हम अंदर से कॉमन ले लिए तो ये लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस ओमेगा टी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, यहां पर √3। अच्छा, यहां पर भी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, यहां पर भी 2a स्क्वायर वापस से कॉमन ले लिए। 2a स्क्वायर अगर हम वापस से कॉमन ले लिए तो आप बोलिएगा सर 2a स्क्वायर कॉमन ले लिए तो अंदर में बच गया 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, है ना, है ना, कोनो दिक्कत, बात समझ में आया? चलिए एक बार मैं देख लेता हूँ, हमारे पास स्पेस की कमी, चलिए ठीक है, अपने पास है अच्छा स्पेस, सब कुछ दिख भी रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अच्छा, अब हम फॉर्मूला छोटा सा इस्तेमाल करेंगे। अगर हम आपसे यहां पर काम कर रहे हैं, देखिएगा, अगर हम आपसे पूछेंगे कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला बताओ तो आप बोलिएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, है ना। cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाए थे आपको। अच्छा, तो यहां से अगर हम बोलेंगे क्या कि cos 2 थीटा प्लस का 1 को क्या हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा, आप बोलिएगा बिल्कुल सर। और आप ध्यान से देखो, अगर यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ पर थीटा है, ठीक। और आप ध्यान से देखो, अगर हम इसका फॉर्मूला ऐसे बोलेंगे 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी, तो अगर यहां पर ओमेगा टी है, अब हम इसके जगह फॉर्मूला को लिख रहे हैं, देखिएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा की जगह ओमेगा टी, बढ़िया सर। तो आप इसको क्या लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर, इसका आधा 2 थीटा है तो यहाँ थीटा आ रहा है, तो ओमेगा टी है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ओमेगा टी बाई 2। कोई दिक्कत? तो हम डायरेक्ट रिप्लेस कर रहे हैं। अगर आपको इंटरेस्टेड है तो आप प्लीज इस फॉर्मूला को लिख लीजिएगा, 1 के जगह 1 प्लस के जगह प्लस cos 2 थीटा, 2 थीटा के जगह यहाँ पर ओमेगा टी है, बढ़िया सर। 2 थीटा होता है तो इसका आधा कर देते हैं, थीटा तो ओमेगा 2 है तो इसका आधा कर देंगे ओमेगा टी बाई 2, ठीक। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, डायरेक्ट लिख रहे हैं हम इसको, समझिएगा बात बाबू को ध्यान से आप। तो अपन इसको लिख रहे हैं अंडर रूट में 2a स्क्वायर पहले से था, इंटू में 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा 2 को लिख रहे हैं 2 इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बाई 2, खत्म, ठीक। चलिए अब हम इसको मिटा देते हैं, अब हम इसको मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, समझिएगा बात को। यहां पर पहुंचते हैं, फिर से जो फॉर्मूला लगा रहे हैं आपको फिर से हम बता रहे हैं वही फॉर्मूला। सर cos 2 थीटा को क्या हम लोग 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब थीटा, ठीक। ये फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का, इसमें हम कुछ नहीं कर रहे, सब बात आपको पहले से बताए। अच्छा, अब हम थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, इसको इधर लेकर आ जा रहे हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर 1 प्लस कॉस 2 थीटा। कोई दिक्कत? अरे बाबू, इसको उठा के इधर लेकर आए और इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो 1 माइनस, ठीक, क्लियर है। इसको उठा के हम इधर लेकर आएंगे प्लस, इसको उठा के इधर लेकर गए माइनस, ठीक। अब हम फॉर्मूला वाला काम कर रहे हैं, देखिएगा, अगर हम बोलेंगे 1, बिल्कुल सर, माइनस, बिल्कुल सर, और cos 2 थीटा का जगह ओमेगा टी, तो आप बोलिएगा सर cos 2 थीटा आप यहां लिखे हैं तो यहां थीटा लिख दिए, तब हम समझ गए क्या करना चाह रहे हैं आप। अगर आप लिखिएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा के जगह ओमेगा टी, तो बाय डिफॉल्ट इस पूरा को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर। अगर यहाँ 2 थीटा था तो यहाँ थीटा आ रहा है, अगर यहाँ ओमेगा टी है तो इसका मतलब ओमेगा टी बाय 2 आएगा, ठीक। मैं एक बार देख लूं कुछ कट तो नहीं रहा, चलिए क्या आ जाएगा सर 1 माइनस कॉस ओमेगा टी बराबर 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी बाई 2। इसका मतलब अपन इस दोनों को मिटाते हैं और डायरेक्टली लिखते हैं। देखिएगा, आप नोट करना चाहेंगे तो आप नोट कर लीजिएगा कि कौन सा हम लोग कॉन्सेप्ट का यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं ना, कौन सा फॉर्मूला का इस्तेमाल हमारा हो रहा है। इनटू में अंडर रूट में 2a स्क्वायर 1 माइनस कॉस ओमेगा टी को हम लोग लिख सकते हैं इनटू में 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी बाई 2। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दिया जाए, इसको मिटा दिया जाए। अब हमको आप बताइए 2 इंटू 2 4, बाहर निकालेंगे तो वापस से क्या निकलेगा सर, वापस से निकलेगा 2, ठीक। 2 इंटू 2 4, बाहर निकालेंगे तो वापस से निकलेगा 2। अच्छा, a स्क्वायर को निकालेंगे तो वापस से निकलेगा a, और cos स्क्वायर ओमेगा टी को रूट से बाहर निकालेंगे तो डायरेक्टली आप बोल दीजिएगा सर ये निकलेगा cos ओमेगा टी बाई 2 बराबर, ठीक।
अरे बाबू 2 इंटू 2 4 रूट से निकाले 2 निकल गया, ए स्क्वायर को रूट से निकाले ए निकल गया, और कॉस स्क्वायर ओमेगा 2 को रूट से निकाले तो ये हो गया, तो रूटे गायब हो गया, खेल खत्म। चलिए यहां पर आते हैं, रूट 3 इंटू 2 इंटू 2 4 वापस से निकाले 2, ए स्क्वायर को वापस से निकाले तो ए, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी को रूट से बाहर निकाले तो ये आ गया साइन ओमेगा टी बाई 2। कोई दिक्कत, समझ में आया? अच्छा अब बताओ 2 से 2 काट सकते हैं? बिल्कुल सर। ए से ए काट सकते हैं? बिल्कुल सर। काहे कि सवाल वाला खुद दे दिया है कि ए कांस्टेंट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब क्या कॉस ओमेगा टी बाई 2 है इधर, और ये है साइन ओमेगा टी बाई 2, तो साइन ओमेगा टी बाई 2 को नीचे लेकर आ जाएंगे तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? स्पेस का ही तो मेन दिक्कत है। चलिए ठीक है, कोशिश करता हूँ छोटा लिखने का। अगर हम कॉस ओमेगा टी बाई 2 और साइन ओमेगा टी बाई 2 को नीचे लेकर आ जाएंगे, आप सिंपली समझो इसको थीटा, आप सिंपली समझो इसको थीटा, तो कॉस थीटा बटे का साइन थीटा क्या होता है सर? कॉट थीटा। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं, इसको इधर लेकर आ जा रहे हैं, तो साइन थीटा बटे का कॉस थीटा अभी हो जाएगा टेन थीटा, मतलब ओमेगा टी बाई 2, और 3 को इधर लेकर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई रूट 3। ठीक है, अब थोड़ा सा हम यहां पर आएंगे इस चीज को लेके। यहां मैं एक बार देख लू, कट तो नहीं रहा है कुछ। साइन ओमेगा टी बाई 2 बराबर 1 बाई रूट 3। ठीक, हम क्या किए, कॉस ओमेगा टी बाई 2 को, कॉस ओमेगा टी बाई 2 को हम उठा करके इसके नीचे में लाए, तो आपको पता है कि साइन थीटा बटे का कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। रूट 3 को उठा के इधर लेकर आए तो यहां तो 1 बच गया था, तो 1 बटे रूट 3 इज दिस। अब आपको पता है कि टेन थीटा जब भी 1 बाय रूट 3 होता है, देन 100% कंफर्म कि टेन थीटा क्या होता है, 30 डिग्री होता है। इसका मतलब डायरेक्टली हम लोग यहां से लिख सकते हैं क्या, कि डायरेक्टली हम, अच्छा इसको मिटा दूं ना, आप तो इसको समझ में आ ही गया होगा, है ना? इसको मिटा देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, तो डायरेक्टली हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं, समझिएगा। डायरेक्टली हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि सर ओमेगा टी बराबर 1 बाय रूट 3, 1 बाय रूट 3 इज व्हाट, 30 डिग्री, और 30 डिग्री को हम लोग डायरेक्टली रेडियन में चाहिए, सब कुछ रेडियन में चल रहा है, तो 30 डिग्री को रेडियन में निकालना हमको आता है, ये आता है पाई बाई 6। कोई दिक्कत? ठीक है, तो 30 डिग्री बराबर पाई बाई 6। अब बताओ ओमेगा टी बराबर पाई बाई 6 आपको आ गया है। आपसे पूछेंगे ओमेगा का वैल्यू, सवाल वाला खुद दिया हुआ है कि सर ओमेगा का वैल्यू कितना दिया हुआ है। अच्छा ओमेगा टी बाई 2 है ना, ओमेगा टी बाई 2, ओमेगा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, सवाल वाला पाई बाई 6, तो हम वैल्यू पुट करेंगे पाई बाई 6 इंटू ऊपर में टी नीचे में 2 बराबर पाई बाई 6। तो पाई बाई 6 से पाई बाई 6 कट गया, आ गया टी बाई 2 बराबर 1, और टी बराबर क्या आ गया, टी बराबर आ गया 2 सेकेंड, और यही हमारा फाइनल आंसर आ गया। मैं एक बार देख लूं फिर से कि कुछ नहीं, सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा है, दिख रहा है। ठीक, हम क्या बोले, टेन ओमेगा टी बाई 2 बराबर 1 बाय रूट 3। 1 बाय रूट 3 कब होता है, टेन थीटा। अगर हम इसको सिंपली थीटा सोचेंगे तो टेन थीटा 1 बाय रूट 3 कब होता है, 30 डिग्री पे, तो 30 डिग्री लिख दिए। 30 डिग्री से काम नहीं चलेगा, सब कुछ रेडियन में चल रहा है, तो रेडियन में लाना पड़ेगा, और हमको पता है कि सर अगर आप डिग्री को रेडियन में लाते हैं तो स्वाभाविक सी बात है 180 से आप डिवाइड करते हो, वरना रटा हुआ ये होगा कि 30 डिग्री बराबर पाई बाई 6, पाई बाई 6 हो गया। ओमेगा टी बाई 2 बराबर पाई बाई 6, ठीक है, और उसके बाद जाकर ओमेगा का वैल्यू हमको पाई बाई 6 दिया हुआ, तो पाई बाई 6 पुट कर दिए, टी को टी ही रहने दिए, बाई 2 को नीचे में रहने दिए। पाई बाई 6 से पाई बाई 6 कट गया, तो टी बटे 2 बराबर 1 हो गया, 2 इधर लेकर चला गया, तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2, तो टी बराबर 2 सेकेंड। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा सर, इसका आंसर हो जाएगा 2 सेकेंड। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो 2 सेकेंड है। तो बहुत बच्चा का आ गया होगा, जिस बच्चा का नहीं आया प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट और ये सवाल 100% समझ में आया होगा। ठीक, तो आप देखते हैं जे एडवांस वाला भी क्या करता है, एक ही सवाल में मल्टीपल कॉन्सेप्ट का आपका रिविजन करवा देता है। ठीक, तो मेरे समझ से जे एडवांस का सवाल आपको बनाना चाहिए। ठीक, तो आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, आखिरी टॉपिक है ये पूरा वेक्टर्स का। ठीक है, फिजिक्स में जो हमको वेक्टर्स पढ़ना होता है उसमें, और इस टॉपिक का नाम है लमीज थ्योरम। मैं आपको फिर से बता दूं, इस सब का जबरदस्त यूज न्यूटन लॉस में देखने को मिलता है, लेकिन टॉपिक है तो पढ़ना जायज होता है। ठीक, लमीज हमारे एक प्यारे से साइंटिस्ट थे, बेचारे आप रहे तो नहीं, लेकिन हमको थ्योरम देके गए हैं तो हम उसको भी पढ़ लेते हैं ना, उनको भी थोड़ा आत्मा को शांति मिलेगा। चलिए हेडिंग लगाइएगा आप, लमीज थ्योरम। लम्हे नहीं है, लमीस है, लमीस। लम्हे से तो आप लोग वाकिफ होते होंगे, है ना।
कुछ कुछ लम्हे आप भी बेहतरीन बिताते होंगे, बीतते भी होंगे, कुछ के बीत भी रहे होंगे, बीतेंगे भी, है। तो मेरा मेन मुद्दा है लमीज थ्योरम। होता है क्या, समझते हैं बढ़िया से बात को। लमीज थ्योरम क्या होता है? छोटा सा बात ये बोलता है, लेट वी हैव 3 वेक्टर्स, 3 वेक्टर्स के लिए मेनली डिफाइन होता है, 3 वेक्टर्स इन ए प्लेन, किसी एक प्लेन, लेट से बोर्ड के प्लेन में 3 वेक्टर्स है, सच दैट, इस तरह से है, सच दैट क्या कि सर तीनों वेक्टर्स ए वेक्टर्स प्लस बी वेक्टर्स प्लस सी वेक्टर्स का जो सम है वो 0 आ रहा है। फिर से मैं बोल रहा हूं क्या कि सर मेरे पास एक पूरा बोर्ड के प्लेन में 3 वेक्टर है और वो तीनों वेक्टर इस तरह से है कि तीनों वेक्टर्स का जो सम आ रहा है वो 0 आ रहा है। अगर हम डायग्राम बनाना चाहेंगे तो आपके लिए बनाते हैं डायग्राम, देखिएगा। ये हमारा ए वेक्टर्स, ये हमारा बी वेक्टर्स, और आपको पता है कि पहला का टेल से दूसरा का हेड को ज्वाइन करो तो रिजल्टेंट वेक्टर आ जाता है, लेकिन हम उल्टा कर रहे हैं, क्या है कि हमको तीनों का सम को 0 लाना है। तो लेट से ये हमारा सी वेक्टर्स। क्लियर है, बात समझ में आ गया? पहला ए वेक्टर्स, फिर बी वेक्टर और वापस से ये सी वेक्टर्स, ठीक। अच्छा, अब हम बोल रहे हैं कि ए वेक्टर्स और बी वेक्टर के बीच में कितना एंगल है ये डिफाइन करना चाहते हैं, बी वेक्टर्स और सी वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल है ये डिफाइन करना चाहते हैं, और सी वेक्टर्स और ए वेक्टर के बीच में कितना एंगल है ये डिफाइन करना चाहते हैं। लेकिन हम आपको डिफाइन करने से थोड़ा सा एक बात याद दिला दें कि जब हम एंगल्स बिटवीन दी वेक्टर्स को पढ़े थे तब हम ये बात स्पष्ट तरीका से पढ़े थे कि जब भी सर आप हमसे मतलब एंगल्स बिटवीन 2 वेक्टर्स पता करना चाहिएगा तो चाहे टेल से टेल को मिला दो या हेड से हेड को मिला दो, तो कर लेते हैं। अगर हमको ए वेक्टर्स और पहले हम बी वेक्टर्स और सी वेक्टर्स के बीच में डिफाइन करते हैं, तो बी और सी के बीच में डिफाइन करना है तो थोड़ा सा क्या करो, बी को एक्सटेंड कर दो, ये लो पैरेलल शिफ्ट उठा के। अब इसका टेल और इसका टेल मिल गया तो ये एंगल को हम डिफाइन कर दे रहे हैं, लेट से ये एंगल हमारा अल्फा है, अल्फा, ठीक। अच्छा, अब बी और सी का बात कर रहे हैं तो वापस से कुछ नहीं करो, बी को पैरेलल, सी को पैरेलली शिफ्ट कर दो आगे की तरफ। जैसे ही सी को आप पैरेलली शिफ्ट किए आगे की तरफ तो टेल से टेल मिल गया, तो वापस से इस एंगल को हम डिफाइन कर सकते हैं। और जब हम इस एंगल को डिफाइन कर रहे हैं तो रेड पेन से कर देते हैं और एंगल हमारा हो जाएगा लेट से बीटा, ठीक। अच्छा, अब हमको ए और बी के बीच में एंगल पता करना है तो वापस से ए को पैरेलली शिफ्ट कर दो आगे की तरफ। लो भाई साहब, अपन कर देते हैं। जैसे पैरेलली शिफ्ट किया तो टेल से टेल मिल गया, और टेल से टेल मिल गया तो वापस से ये एंगल आ जाएगा और लेट से ये एंगल गामा है, ठीक। अच्छा, तो हम क्या बोलेंगे, अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन, अगर हम आपसे छोटा सा बात पूछेंगे अल्फा क्या है, यहां पर अल्फा क्या है सर, एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ठीक। नेक्स्ट, अगर हम आपसे पूछेंगे बीटा क्या है तो आप बोलिएगा बेटा नहीं, बीटा। बीटा क्या है, एंगल बिटवीन क्या सर, एंगल बिटवीन सी वेक्टर एंड ए वेक्टर, ठीक। और नेक्स्ट इज गामा। गामा क्या है सर, एंगल बिटवीन कौन सा सर, गामा 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 गामा, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक। ऐसा कुछ दिया हुआ है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, हम मिटा देंगे इसको, बस आपकी जानकारी के लिए हम यहां पर लिखे। क्लियर है बात? इस तरह से एंगल हो गया। अब समझिए, अब हम क्या कर रहे हैं, अब लमीज थ्योरम यहां से हम डिराइव करना चाह रहे हैं। देखिए क्या बोल रहा है, लमीज थ्योरम क्या बोलता है, नाउ पुट all the 3 vectors, in such a way so that their tails coincide with each other, so that their tail intersect at
ए कॉमन पॉइंट। कहने का तात्पर्य यह है कि बोल रहा है कि तीनों वेक्टर्स को इस तरह से बनाओ कि तीनों वेक्टर्स का टेल आपस में कोइंसाइड कर रहा है एक पॉइंट पर। जैसे हम बनाना चाह रहे हैं तो अगर हम बोल देंगे ये हमारा ए वेक्टर्स, ये हमारा बी वेक्टर्स और ये हमारा सी वेक्टर्स। ठीक, हम क्या बोले, इस तीनों वेक्टर्स को इस तरह से, ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, तीनों वेक्टर को इस तरह से हम बना रहे हैं कि तीनों वेक्टर का ये टेल हो गया, ए वेक्टर का ये टेल हो गया, बी वेक्टर का, और ये टेल हो गया सी वेक्टर का। तीनों का टेल एक किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहा है। ठीक, चलिए बढ़िया बात है। ठीक, लेट से वो पॉइंट का नाम ओ है। ठीक, अगर नहीं भी देना चाहो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, अब हम आपसे छोटा छोटा बात पूछेंगे, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? तो आप बोलिएगा सर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल है गामा, तो इस एंगल को लिखो, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल गामा। बढ़िया। बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है सर? बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? अल्फा। तो लेट्स से कि इसको आप अल्फा लिखो, आइए अल्फा। ठीक, अच्छा, सी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में कितना एंगल है? तो आप बोलिएगा सर सी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में एंगल है बीटा, तो लेट्स से कि इसको आप बीटा लिखोगे, इसको हम लिख दिए बीटा। ठीक, तो लमीज थ्योरम क्या बोलता है कि ए बटे इसका उल्टा में क्या है? ए के उल्टा में है गामा, सॉरी अल्फा। बी के उल्टा में क्या है सर? बीटा। और सी के उल्टा में क्या है? गामा। तो लमीज थ्योरम बोलता है क्या कि सर ए बटे का ए साइन अल्फा, ए बटे का साइन अल्फा, साइन में अल्फा बराबर बी बटे का साइन में बीटा बराबर सी बटे का साइन में गामा। हम फिर से आपको बता देते हैं क्या, एक मिनट रुक जाइए। ठीक, अच्छा, हाँ, ये क्या है? अल्फा। ये क्या, सॉरी ये अल्फा है, इस दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। अल्फा है, ये गामा है, ये बीटा है। तो लमीज थ्योरम क्या बोलता है कि ए वेक्टर और उसके उल्टा में कौन सा है? अल्फा। तो ए बटे का साइन अल्फा बराबर ये क्या है? बी। बी के उल्टा में कौन सा है? एकदम उल्टा में देखो आप, बी के उल्टा में कौन सा है? बीटा। तो बी बटे का साइन बीटा बराबर सी। तो सी के उल्टा में कौन सा है? गामा। तो बोलेंगे सी बटे का साइन गामा। ऐसा सिचुएशन जब भी होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं लमीज थ्योरम, इसी को हम लोग बोलते हैं लमीज थ्योरम, LAMI एपोस्ट्रोफिस एस, लमीज थ्योरम। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं लमीज थ्योरम। आपको सिंपली अगर हम बोलेंगे ए के उल्टा में अल्फा, बी के उल्टा में बीटा और सी के उल्टा में गामा, इसी को हम लोग बोलते हैं लमीज थ्योरम। ठीक, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसके बेसिस पे देखेंगे, आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आप नहीं तो यही बता देते, काहे आपका उतना भी समय है ना बर्बाद करें आपका। अगर हम लमीज थ्योरम इस बेसिस पे निकालना चाहेंगे, लेट से ये पॉइंट है, यहाँ पर एक F1 फोर्स लग रहा है। ठीक, अच्छा, और यहाँ पर एक F2 फोर्स लग रहा है। ठीक, आपको पता है ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। F1 फोर्स लग रहा है, F2 फोर्स लग रहा है, और लेट से यहाँ पर F3 फोर्स लग रहा है। ठीक, ये एंगल मान लेते हैं 30 डिग्री है, ये एंगल मान लेते हैं 120 डिग्री है। ठीक, और ये एंगल मान लेते हैं 210 डिग्री। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, ये एंगल 120 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री, मतलब 150, और 150 में अगर आप 210 जोड़ोगे तो 360 हो जाता, ओवरऑल 360। तो लमीज थ्योरम से हम कैसे लिखेंगे समझिएगा। हम लोग लिखेंगे पहले, अगर F1 लिखेंगे तो तीन वेक्टर है, F1 F2 F3, तीनों फोर्स है। ठीक है, F1 F2 के बीच में कितना एंगल है? 120 डिग्री। F2 F3 के बीच में कितना एंगल है? 30 डिग्री। और F3 और F1 के बीच में कितना एंगल है? 210 डिग्री। तो F1 जब लिखे तो F1 के जस्ट उल्टा, एकदम जस्ट उल्टा वाला एंगल पे देखेंगे 30 डिग्री, तो हम लिखेंगे F1 बटे का साइन 30 डिग्री बराबर F2 लिख रहे हैं आप। F2 जैसे लिखे तो बस कुछ नहीं, F2 के जस्ट उल्टा वाला को आप देखना, उल्टा में कौन सा आ रहा है? F2 ये है, ये वाला F2 है, और F2 को उल्टा में कौन सा आ रहा है? 210, तो आप लिखोगे साइन 210 डिग्री। ठीक, बराबर F3 लिखे,
और F3 के जस्ट उल्टा में कौन सा आ रहा है सर? F3 के उल्टा में आप देखोगे तो 120, ये वाला F3 है, इसके उल्टा में कौन सा आ रहा है? पीछे एकदम 120, तो हम लिखेंगे साइन 120 डिग्री। और इस तरह से जो होता है F1 F2 F3 जो भी होगा हम लोग निकाल लेंगे। लेकिन ये तीन कंकरेंट फोर्स, लेकिन ये तीन कंकरेंट वेक्टर्स के लिए वैलिड होता है। बात समझ में आ गया? तो इसी को हम लोग बोलते हैं लमीज थ्योरम। छोटा सा कॉन्सेप्ट था, तो हम सोचे जब सब कुछ बताया जा रहा है तो इसको भी क्यों छोड़ा जाए, इसको भी बता ही दिया जाए। ठीक, समझ में आ गया? F1 F2 F3 तीनों के बीच में एंगल है। F1 लिखोगे तो इसके उल्टा वाला एंगल नीचे में sin 30 में साइन डालेंगे, इसमें साइन डालना जरूरी है। ठीक, अच्छा F2 लिखेंगे, F2 लिखेंगे तो F2 के उल्टा वाला 210 डिग्री तो साइन 210 डिग्री, और F3 लिखेंगे उसके उल्टा वाला 120 तो F3 बटे 120 डिग्री साइन में। ठीक, आई होप कि आपको बात समझ में आया होगा। यहां पर आपका जो वेक्टर्स है वो पूरा रूप से खत्म हो गया। आप इतना ही कर लो, मोर देन सफिशिएंट है सर। लेकिन हाँ, प्रॉपर तरीका से अपना नोट्स बनाइए और मल्टीपल्स रिविजन्स पे फोकस कीजिए। नोट्स को आप जितना ज़्यादा रिविजन्स कीजिएगा उसके बाद ही सवाल को प्रैक्टिस कीजिएगा। ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट पढ़े और सवाल पे जंप करेंगे, नहीं। आपको जो बेसिक किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते होंगे, किसी भी चैनल से पढ़ते होंगे, जहाँ से भी कभी भी हमारे लेक्चर के थ्रू अगर आपका इंटरेक्शन हो तो आप ये बात हमेशा याद रखिएगा, आपको अपने नोट्स पे बहुत मेहनत करना है। वही आपका ट्रस्ट है, वही आपका श्रद्धा है, वही आपका फेथ है, एवरीथिंग। अगर आप उस पर मेहनत करोगे, अपने नोट्स को मल्टीपल रिवीजन करोगे, तो जो चीज़ पहला तीसरा चौथा रीडिंग में नहीं दिख रहा था, छठवां पांचवा सातवां रीडिंग में आपको वो चीज़ दिखने लगेगा। और दिखना इज नॉन एज ज्वाइनिंग, और क्लिक करना, और क्लिक कर गया तो आपका काम हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आप जितना सवाल प्रैक्टिस करना है प्रैक्टिस, लेकिन आप जहां भी पढ़ते हैं वहां के नोट्स पे पूरा फोकस कीजिए और विश्वास रखिए कि आदमी हमको ठीक पढ़ा रहा है, बढ़िया पढ़ा रहा है और मेरा काम हो जाएगा, जो भी मकसद से हम इससे जुड़े हैं। ठीक, चलिए, तो जैसा कि हम हमेशा बोला करते हैं, कोई भी हाल हो, कोई भी परिस्थिति हो सर, मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना काम करते रहिए और मोटिवेटेड फील करते रहिएगा हमेशा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, थैंक यू। आप पढ़ाई लिखाई करते रहिए। आपको नोट डाउन करना है तो प्लीज आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। एंड थैंक यू।